हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम नीट के हिसाब से प्योर एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स देखेंगे, जो कि क्योंकि नीट में सिर्फ एनसीईआरटी पूछी जाने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डायग्राम से। तो आपको पता है, ये तो आप लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। तो एक बार बेसिक रिविज़न कर लेते हैं कि ये सेपल है, सेपल पेटल्स, ये तो आपने सुने होंगे, दिस वन इज़ पेटल। और पेटल के वर्ल्ड को कोरोला बोलते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये इसके वर्ल्ड को बोलेंगे कोरोला और सेपल के वर्ल्ड को बोलेंगे कैलिक्स। फिर आते हैं इसके एक असेंशियल और नॉन असेंशियल वर्ल्स के ऊपर। असेंशियल वर्ल्स में आपके दो हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। असेंशियल का मतलब देखो सिंपल ये है कि जो उसकी जनरेशन को आगे ले जाने में हेल्प कर रहे हो, जिसके बिना उसकी अगली जनरेशन नहीं बन सकती। तो वो तो दो ही हो आपके, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम स्टेमन्स के वर्ल्ड को कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स और गाइनोशियम इट कंसिस्ट ऑफ कार्पल और पिस्टिल। फिर आते हैं आपके नॉन एसेंशियल वर्ल्ड, जिन इसके बिना मतलब फ्लावर इसके बिना रह सकता है, इसकी अगली जनरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स में आपकी जो उसके फ्लावर के थैलेमस के पास आपको ये ग्रीन जो सेपल्स देखने को मिलती है, ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स जैसी होती है। एक्चुअली दे आर नॉट लीव्स, ये है फ्लावर का पार्ट, बट दे सीम टू बी लाइक लीव्स। सो कैलिक्स सेपल का वर्ल होता है। ऐसे कोरोला जो है, ये पेटल का वर्ल होता है, पेटल का वर्ल। उसके बाद देखते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। तो देखो फ्लावर के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्लावरिंग से पहले। ऐसे नहीं कि एज सच फ्लावरिंग होगी, उससे पहले कुछ उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम के अंदर, और ये फर्दर ग्रो होके बनाता है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। उसके ऊपर फ्लोरल प्राइमोडिया बनता है, और ये फ्लोरल प्राइमोडिया आगे जाके फ्लोरल बर्ड्स बनाता है, और आपके ये फ्लोरल बर्ड्स फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है आपका स्टेमन। अब आपको पता है स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके दो वो होते हैं, एंथर और फिलामेंट, दो पार्ट होते हैं स्टेमन के। फिलामेंट जो है वो स्टोक वाला पार्ट है, जो इसका स्टोक होती है स्टेमन की, उसको फुल फिलामेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर आपका एंथर प्रेजेंट है। अब देखो एंथर के दो लोब है, ये एक, ये दूसरा लोब। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि देखो एंथर को हम बाई लोब्ड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ठीक है, दो लोब तो ठीक बात है। फिर हम इसको आगे चल के बाई लोब्ड एंड फिर थिक का वर्ड भी आ जाता है, स्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कि लोब दो ही हैं। अब जो एक लोब है, ईच लोब हैज़ टू थिक्का, एक लोब में दो थिक्का हैं, तो इसको आप टेट्राथिक्कस नहीं बोलोगे इसको बाईथिक्कस ही, डाईथिक्कस ही। तो इसलिए डाईथिक्कस वर्ड आ जाता है इसके लिए। और टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया क्या होता है वो हमें अभी आगे देखेंगे। तो इसको जो एंथर होता है उसको टेट्रास्पोरेंजिएट और डाईथिक्कस और उसके साथ साथ बाइलोब स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पीछे पूछा भी जा चुका है नीट के अंदर, कि जो फिलामेंट है ये किस साइड प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड इट इज़ रिमेन अटैच टू द थैलेमस। थैलेमस के पास प्रेजेंट होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब है पास और डिस्टल मतलब दूर। तो अगर थैलेमस के ये फिलामेंट प्रॉक्सिमल है तो ये एंथर क्या हो गया, डिस्टल टू थैलेमस हो गया। डिस्टल मतलब दूर और प्रॉक्सिमल मतलब पास। फिर हम एक बार हमारा ये देख लेते हैं, स्पोरेंजियम देख लेते हैं। तो ये देखो एंथर, ये पूरा एंथर प्रेजेंट है। एंथर जो है वो बाई लोब्ड है, ये एक लोब हो गया, ये दो लोब में डिवाइडेड हो गया, और हर लोब में क्या है, दो थिक्का प्रेजेंट है। उनके अंदर ये जो लोब प्रेजेंट है, अब इसकी हम लेयर्स देख लेते हैं, इसमें कैसे क्या बना होता है। तो इसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर्स आती है 2 to 3 लेयर, और मिडल लेयर के अंदर आती है टैपिटम। तो ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एंडोथीशियम सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर है ये।
और फिर आपको मिडल लेयर्स देखने को मिलेंगी, ये 2 to 3 लेयर्स होती हैं। और उसके अंदर होती है टैपिटम। टैपिटम का मेन काम क्या है? टैपिटम का काम है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और इस टैपिटम के अंदर मतलब जो आपका अब आ जाएगा आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, जो मेन टिश्यू जो जिस स्पोरोजिनस टिश्यू जो आगे चल के क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस से ये 2n थी, मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। पहले तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा जो कि क्या होते हैं, n होते हैं। तो प्लॉइडी चेंज हो गई इसकी। अब देखो ये जो फोटो दिखा रखी है ये यंग एंथर की है और जो सेकंड फोटो है ये मैच्योर एंथर की है। एनसीईआरटी की पिक्चर है, वहाँ पे भी इस पे क्वेश्चन देखो बन सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। सो जो यंग एंथर वो होता है और जिसके अंदर 4 स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैच्योर एंथर के अंदर है ना आपको 4 स्पोरेंजिया नहीं देखने को मिलेगा। अब ये मैच्योर होके पोलन सेक्स में कन्वर्ट हो चुका है, 2 पोलन सेक्स देखने को मिलेंगी बस आपको। तो ये 2 पोलन सेक देखने को मिलेंगी। यंग एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन बन चुके हैं। अभी इसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बने यंग के अंदर, इसके अंदर अभी स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, जबकि इसके अंदर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद यंग के अंदर आपको 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी। ये जो 4 लेयर्स हमने अभी बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम, ये आपको यंग में देखने को मिलेंगी, जबकि मैच्योर एंथर के अंदर ये नहीं होती है। उसके अंदर सिर्फ 2 प्रेजेंट है, ऊपर वाली 2 एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन का काम तो देखो मैच्योर को भी ज़रूरत है ना प्रोटेक्शन की, तो लेकिन मिडल लेयर और टैपिटम ये नरिशमेंट में ही ख़त्म हो चुके हैं। मिडल लेयर टैपिटम को जिंदा रखने का काम करता है और टैपिटम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल को, अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको, और ये आगे चल के फिर माइक्रोस्पोर बना देंगे। माइक्रोस्पोर वही आपका पोलन ग्रेन। इनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो हमने आगे एक्सप्लेन किया है। सो एक बार इनका फंक्शन देख लेते हैं। एपिडर्मिस एंडोथीशियम का भी बताया था, प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। मिडल लेयर 1 to 3 लेयर होती है और जो टैपिटम है ये इनर मोस्ट लेयर है। इस पे देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पे टैपिटम के ऊपर, और कई बार पूछे भी जा चुके। सबसे पहला पॉइंट है कि ये इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर प्रेजेंट है। दूसरा ये मल्टी न्यूक्लिएट है और इसका डेंस साइटोप्लाज्म है। देखो जो भी सेल्स होती है ना जिनको डिवाइड करना होता है उनका डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा आपको। आगे बहुत सारी बार ये वर्ड रिपीट होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। तो हाँ इसको याद रखें, जो आपकी जिन सेल्स को डिवाइड होना होता है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब इट सराउंडेड जो टैपिटम होती है इट सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड कर रही है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद हम फटाफट आ जाते हैं अभी पोलन ग्रेन के ऊपर। पोलन ग्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं, फिर आगे हम इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे कि एक पोलन ग्रेन बनता कैसे है। तो पहले पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख ले। तो पोलन ग्रेन जो है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो आपकी स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इसको कोई एसिड, कोई एल्कली, कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंटाइन जो है वो इसकी सेकंड लेयर है, ये पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक है तो ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद आते हैं, देखो ये बाहर वाली आपने एक्साइन देखी, अंदर वाली इंटाइन देखी, तो कुछ ऐसी जगह आपको दिख रही होगी जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, तो उस जगह को जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर वो जगह जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है और यहाँ से पोलन ट्यूब एमर्ज होती है। जैसे ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, वहाँ पे स्टिग्मा वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ भाई सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है या नहीं। तो जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू होती है ना वो इसी जर्म पोर से शुरू होती है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये हो गया। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है बनना, किसका, माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोर किससे बनता था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब ये देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू से बनी थी उसमें हुआ मियोसिस, मियोसिस हुआ,
म्यूसिस से बना क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये यानी कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो आपका एन है और मदर जो है वो 2n है। उससे आप माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड का मतलब उसके अंदर 4 हैं, 4 माइक्रोस्पोर हैं। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर ये अलग अलग होके 4 पोलन ग्रेन डेवलप करेंगे। अब देखते हैं माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। तो ये सिंपल आपका पोलन ग्रेन प्रेजेंट था, उसकी एक्साइन अंदर वाली इंटाइन, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है और ये आपका न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस था ना, इसका डिवीज़न स्टार्ट होगा और ये न्यूक्लियस एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है, मतलब यूं नहीं कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, ये एसिमेट्रिकल डिवाइड होगा। ये स्पिंडल फॉर्मेशन एसिमेट्रिकल, तो यानी एक बड़ी सेल बनेगी और एक छोटी सेल बनेगी। एक के पास बड़ा न्यूक्लियस जाएगा और एक के पास छोटा न्यूक्लियस जाएगा। जिसके पास बड़ा न्यूक्लियस गया वो है आपकी वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव, और छोटे न्यूक्लियस वाली जो छोटी सेल है वो है जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो आपकी वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है और इसकी शेप कैसी है, शेप याद रखनी है, स्पिंडल शेप। एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन्ड है, स्पिंडल शेप, एंड इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म अभी बताया था कि जिस चीज़ का डेंस साइटोप्लाज्म मतलब वो डिवाइड करने वाली है, तो यानी कि इस सेल को क्योंकि डिवाइड करना है इसलिए इसका साइटोप्लाज्म आपको डेंस देखने को मिलेगा। ऊपर से इसके पास बेचारे के पास स्पेस भी कम है, छोटी सी सेल है, वो दूसरी वाली बड़ी सेल है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटी वाली जनरेटिव सेल है ये फ्लोट कर रही है, इट इज़ फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये हो गया आपके स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ एक पॉइंट्स दे रखे हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं पोलन एलर्जी को लेके। पोलन एलर्जी ये कब देखने को मिलती, जनरली आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं पोलन ग्रेन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है पोलन ग्रेन से। जनरली ये मार्च अप्रैल इन महीने में ज़्यादा ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, स्प्रिंग सीजन चला रहता है आपका, तो उस टाइम हवा में सबसे ज़्यादा पोलन ग्रेन होते हैं। तो जनरली जो पेशेंट होते हैं वो एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ऐसे पेशेंट्स को पोलन एलर्जी होती है। तो कौन कौन सी ऐसी प्लांट की स्पीसीज है जो पोलन एलर्जी करती है, वो है पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। फिर कुछ पोलन प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे पोलन सिरप और पोलन टैबलेट्स। ऑल्दो अभी इंडिया में तो ये पोलन टैबलेट और ये सब यूज़ नहीं होता, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनका बहुत यूज़ होता है। एथलीट्स भी यूज़ करते हैं और रेस हॉर्सेस जो है, हॉर्सेस को खिलाया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, वो अच्छे से दौड़ पाएँ तो वो रेस जीत जाए इसलिए। और ये क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, पोलन सप्लीमेंट्स। फिर आते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को रिजर्व करके रखा जाता है। अब देखो पोलन ग्रेन्स अब ऑब्वियसली ऐसे एज सच रखेंगे तो ख़राब हो सकते हैं, तो उनको रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, और इस चीज़ को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब है कोल्ड से, मतलब उसको ठंडे टेम्परेचर पे रखा गया, -196 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। फिर आता है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी इज द पीरियड फॉर विच इट रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। पोलन ग्रेन कब तक जर्मिनेट कर सकता है, ये वो वाला पीरियड है। तो ये डिपेंड करता है कि हर पोलन ग्रेन पे भी, स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है, और कौन से टेम्परेचर या वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है उस चीज़ पे भी, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये। तो इसमें आपको देखो जो आपकी सीरियल्स है जैसे कि राइस, व्हीट वगैरह ये हो गए, इनका जनरली जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो 30 मिनट के अक्रॉस होता है। उसके बाद वो पोलन ग्रेन ख़राब हो जाएगा, मतलब वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा अगर वो स्टिग्मा पे पहुँच भी गया तो। और ये आपकी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, सोलिनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी। इनका जो होता है, इनका वेरी करता है। इनका एनसीईआरटी ने तो लिखा है कि 4 मंथ्स, ये FOUR नहीं है, मतलब 4 इनका मंथ्स तक भी चल सकता है, फॉर सेवरल मंथ्स तक ये वायबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 2 महीने बाद या फिर कुछ टाइम बाद भी वो अपने स्टिग्मा पे पहुँचे तो इनका वायबल पीरियड अभी है, वो अभी जर्मिनेट कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से मेल का पूरा सिस्टम हो गया। फिर आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे प्लांट का, दैट इज़ गाइनोशियम। गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। पूरी यूनिट को हम गाइनोशियम कह रहे हैं। गाइनोशियम एक पूरी यूनिट हो गया। तो इसके अंदर जो इसका पार्ट है वो क्या है, वो है आपकी कार्पल,
ये जो हमने बना दी इट्स अ कार्पल। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आके पोलन ग्रेन लैंड करेगा। स्टाइल जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ओवरी जो है वो बेसल ब्लस्ड पार्ट है, फुला हुआ पार्ट है इसका कार्पल का। तो अब देखो कार्पल जो है, एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल भी हो सकती है और मल्टी कार्पल्स भी हो सकती है। मोनोकार्पलरी कंडीशन मतलब एक कार्पल हिबिस्कस। एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल लिखे भाई मैंने, कुछ आलतू फालतू नहीं लिखे। उसके बाद मल्टी कार्पलरी यानी बहुत सारी कार्पल्स। तो इसमें 2 कंडीशन है, सिन कार्पस, एपोकार्पस। सिन कार्पस मतलब वो कार्पल्स आपस में जॉइंट है, फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, और एपोकार्पस में मतलब फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसमें एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, इसमें मिशेलिया का और सिन कार्पस में पेपेवर का दे रखा है। ऐसा फ्यूज्ड सा डायग्राम था, ऐसे उसमें सारी जो कार्पल्स थी वो ऐसे फ्यूज्ड फॉर्म में थी, और इसमें ऐसे थी लाइक सारी कार्पल्स अलग अलग थी। तो ये मिशेलिया का था। उसके बाद देखो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर आपको पता है ओव्यूल होंगे। अब एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। अगर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वीट, पैडी, मैंगो। मैंगो तो आप देखते पहचान जाओगे भाई, मैंगो के अंदर तो एक ही गुठली होती है, ये तो कॉमन हो गया। इसके साथ साथ वीट और पैडी, जो आपके राइस और वीट जो हैं, जो हमारी सीरियल है, उसके अंदर भी एक, उसकी ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, ये याद रखना। फिर आते हैं मैनी ओवल्स। इसमें तो देखो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखते पहचान जाओगे। पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं, वाटरमेलन में भी बहुत सारे होते हैं, और ऑर्किड्स में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये तो याद रह जाएंगे। इसमें बस ये वीट और पैडी का थोड़ा ध्यान रखना कि एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम हमारे इस पे। भाई देखो ये ना बहुत कंफ्यूज, मैं भी अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज रहती थी इसके अंदर कि इसके कौन सा पार्ट है और उस पार्ट का मतलब प्रॉपर काम क्या है। तो देखो ये जो हमारा ओव्यूल है ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। तो इसके जो पार्ट्स है वो एक बार देख लो। जो फनिकल है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये फनिकल है। फनिकल जो होती है वो स्टोक होती है, स्टोक ऑफ ओव्यूल बाय विच इट इज़ अटैच टू द प्लेसेंटा। ये एक स्टोक है, स्टोक की तरह काम करती है फनिकल, जो इसको, इस पूरे ओव्यूल को किससे जोड़ती है, प्लेसेंटा से जोड़ती है। ठीक है। हाइलम जो है, ये वाली चीज़ जो है आपका हाइलम है। हाइलम में जंक्शन होता है किसका, ओव्यूल और फनिकल का। ये देखो ये आपकी फनिकल थी और ये आपका नीचे, ये आपका पूरा ओव्यूल शुरू हो गया। तो ये ओव्यूल और फनिकल का जंक्शन क्या है, ये हाइलम है। हाइलम इज द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फनिकल। फिर आते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट आपको पता ही है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं एक तो, और ये 2 होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ये वाली बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट, ये अंदर वाली इंटेग्यूमेंट है। और इंटेग्यूमेंट के अंदर की तरफ होते हैं न्यूसेलस। तो आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि पहले आती है आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर इनर इंटेग्यूमेंट, और उसके बाद न्यूसेलस आता है, और फिर आपकी एम्ब्रियो सैक शुरू हो जाती है। उसके बाद आपकी एम्ब्रियो सैक आती है। ठीक है। फिर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कौन सा एंड है, ये वो एंड है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये देखो आपकी इंटेग्यूमेंट हर जगह पूरे उस पे प्रेजेंट थी, यहाँ से लेके नीचे तक पूरे पे थी, यहाँ पे नहीं है। ये वाला जो पोर है, ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो है उसको बोलेंगे चलाजल पोल। माइक्रोपाइल के अपोजिट में कौन सा, चलाजल पोल, या जो चलाजा है उसको आप बेसल पार्ट भी बोल सकते हो कि ये बेस पे होता है। ओव्यूल का बेस भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। उसके तो ये देखो, ये जो बेसल पार्ट हम बोल रहे हैं चलाजा को, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आगे चल के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि जो अगले डायग्राम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ यही देख लो, अभी क्या था, चलाजा जो था वो नीचे की तरफ था, और यहाँ पे आप देखो चलाजा लैंड को ऊपर लिख रखा है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे था। ये कन्फ्यूज़न अभी क्लियर करेंगे। ये यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल है, लेकिन जब इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं तो इसकी पोजीशन को हमने उल्टा कर रखा है। तो एक बात को याद रखना कि जो चलाजल एंड है, दिस इज द बेसल एंड, और चलाजल एंड पे आपकी एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं। चलाजल एंड पे कौन सी सेल्स होती है, एंटीपोडल सेल्स। तो सी ए से याद रखना, सी ए से चलाजल एंड,
एंटीपोडल सेल्स, चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स हैं। तो माइक्रोपाइल क्लियर हो गया, चलाजल एंड क्लियर हो गया कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को बोलते हैं, माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है। न्यूसेलस अभी बताई दिया, इट्स अ पैरेन्काइमस टिश्यू जो कि इंटेग्यूमेंट्स के अंदर की तरफ होता है और उसके बाद आपकी एम्ब्रियो सेक शुरू हो जाती है, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। उसके बाद हम आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के ऊपर। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का बनना। मेगास्पोर कैसे बनेगा, तो ये आप देखो कैसे बनेगा। मेगास्पोर फॉर्मेशन, मेगास्पोर फॉर्मेशन, ये आपका जो था मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, ऊपर न्यूसेलस है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो इधर कौन सा एंड हो जाएगा, चलाजल एंड। पे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही इसके लिए सॉरी। माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में म्योसिस सॉरी पहले माइटोसिस होगी, मियोसिस हुई इसमें,